आप ये बता रहे थे ना उस सिमेट्री के अंदर, तो हमारी भी बहुत सारी कुछ डाउट्स थे जो वहाँ पर मतलब डाउट्स ही रह गए कि हम वहाँ पर जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो बहुत सारी टॉर्चेस हमारे ऊपर पड़नी शुरू हो गई, लेकिन कोई आया नहीं हमारे पास। और ऐसा लग रहा था टॉर्चेस हमारे पास आए जा रही है। हम नॉर्मल चल के गए गाड़ी तक ना, फिर हमें अगर वहाँ पर कोई जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं वो एक्चुअल होते तो वो गाड़ी भी रोकते, आते भी, पूछते भी यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन बस ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन हमने देखा तो कोई आ नहीं रहा है। दीपक भाई वो घटना मेरी लाइफ की ऐसी थी कि उस जगह पे उस पर्टिकुलर एरिया में दोबारा जाना मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती है। और जब आप ये जो बात बता रहे हो ये तो बहुत टाइम पुरानी बातें हैं। अब तो वहां पर बहुत सारी लाइट्स लग गई है प्रॉपर। अब तो दीपक भाई वहां पर फेंसिंग हो गई है, सीसीटीवीज लग गए हैं, अब तो आप वहां उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते हो। हाँ, बैरिकेडिंग हो गई सही है। बात है। अब तो वहां पर ये मैं लगभग आपको बात 2006-5-6 की बता रहा हूँ। पूरा जंगल था उस टाइम वहां पर, उस समय दूर दूर तक से जंगल। बिल्कुल। और उस समय में भी ये वाली इवेंट होने के बाद आप ऐसा समझ लो कि हम आपस में भी एक दंग रह गए कि ये हुआ क्या, हमें नहीं समझ में आई, आज तक नहीं समझ में आती। कभी कभी अभी भी जब हम आपस में बैठते हैं तो हम इंसिडेंट्स को सोचते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। और ऐसा जो हमने भी देखा, हाथ में निशान भी देखा, उसने जो बताया, लेकिन जब तक हम समझते कि उसी को क्यों सुनाई देता है ऐसे कीर्तन का कन्वर्ट होना इनटू चीखे और ये सब। और मानिए दीपक भाई हमने उसकी उस दिन की बात को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा ये इसके मन का वहम है, तू उस चीज से ऊपर आ। लेकिन कुछ तो था दीपक भाई, कुछ नहीं था, डेफिनेटली था, जिसने उसको मजबूर किया ये स्टेप लेने के लिए। बिल्कुल सही बात। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, इसके लिए आपके परमात्मा करे दिन किसी को ना देखना पड़े। बिल्कुल सही बात है। आपने जो सर मेरे को आते अपनी एस्ट्रोलॉजी की कहानी बताई ना, वो मेरे को बड़ी दिलचस्प लगी कि आपका कैसे आना हुआ एस्ट्रोलॉजी में। पहले तो आप शॉर्ट जैसे भी कह रहे थे आप वो बताइए, क्योंकि वो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। सर ने कहा कि बहुत सारे पॉइंट्स में मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी जिसने वो ना सुनी हो वो बताए। दीपक भाई, जब मैं अपने घर में रह रहा था तो इट वॉज अ गुड प्लेस, मार्केट के अंदर ही मेरा घर था। और बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं जीवन में कभी काम नहीं करूंगा और रिलैक्स होकर खाऊंगा। और कैसे खाऊंगा कि यार इसकी जमीन की वैल्यू इतनी बढ़ रही है मेन मार्केट में, जब मैं इसको बेचूंगा और जो इससे पैसे आएंगे उस पैसों को अपना रेंटल बनाऊंगा और आराम से ठाट की जिंदगी जीऊंगा। काम क्यों करना है, हमारे भाग्य में काम नहीं है। तो दीपक भाई जैसे ही उसका समय आया, मैं अपने 20s के अंदर पहुंच गया था। तो जब उसका समय आया लेट 20s में जब मैं उसमें पहुंच गया था, तो जब उसका समय आया उसको बेचा। जब उसको बेचा तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि जी मैं एक ऐसे, तब ना मॉल कल्चर नया नया शुरू हो रहा था दीपक भाई, पता नहीं था कि ऐसा फ्लॉप शो भी होगा और कौन सा मॉल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। हाँ। तो उस समय में गाजियाबाद के अराउंड एक एरिया डेवलप हो रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। तो मैंने उनसे पूछा कि जी मैं अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी लगाने जा रहा हूं, तो क्या मैं इसमें लगा दूं? तो उन्होंने कुंडली खोली, देखी और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बिल्कुल लगा दे, बहुत बढ़िया तेरा समय चल रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरे को लॉस हो जाए। दीपक भाई उसके बाद मानो मेरा दिमाग ही बंद हो गया। मैंने कहा इन्होंने भी अलाउंस दे दिया, मैंने टेक्निकली भी सब कुछ देख लिया था, इट वाज ऑल गुड। और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। तो उस समय में मेरा 1000 गज का घर था, 1100 गज का। सो 1100 गज से मैंने अपनी सारी जो मेरे हिस्से में आना था सारा मैंने वहां लगा दिया, और जो पैसे बचे उसका एक फ्लोर ले लिया छोटा सा, बचे ही उतने थे। सोचा यहाँ से रेंट आएगा, धीरे धीरे प्रॉपर्टियां भी खरीद लूंगा। सही बात है। दीपक भाई वो इन्वेस्टमेंट डेड हो गई लेने के 6 महीने के बाद ही। उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर्स जा रही थी, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट सरकार ने रोक लगा दी और गवर्नमेंट ने उसको उसके ऊपर उसको डेंजर जोन का गवर्न कर दिया। अब वो मिट्टी हो गई। अब मेरे मन में क्या आ रहा था आप जानते हैं, दिल्ली से हैं आप भी। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत सारी गालियां निकल रही थी। फिर मैं उनके पास दोबारा गया, मैंने कहा क्या करवा दिया? दीपक भाई माने नहीं, बोले अरे कुछ नहीं है, छोटा सा फेज है, पैच है, बस तू अप्रैल की वेट कर और ये निकल जाएगा। अप्रैल निकला, यूं उनका दिए हुए समय निकलते गए, तो मुझे वो सनी देओल की मूवी याद आ गई, तारीख पे तारीख। मैंने कहा इनके पास आने का कोई फायदा नहीं है। अध्ययन किया, ध्यान से बैठा, आराम से बैठा, लगा कि यार ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना ये लोगों को भटकाने के लिए है, तो मैं इसके अगेंस्ट प्रिपरेशन करता हूँ और इसके अगेंस्ट आरटीआई डालता हूँ और कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस करता हूँ। तो दीपक भाई मैं एक्चुअल में वकील के पास चला गया। मैंने बोला जी कि एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट ना केस करो, आरटीआई डालो, मैं तो बर्बाद हो ही गया हूं, तो कम से कम लोग तो ना बर्बाद हो, क्योंकि मैं तो वेला हो गया था, मैं बना कोई काम ना पैसा, करूंगा क्या? तो उन्होंने बोला पागल है क्या, इसमें बहुत सारा धर्म और वो सब चीजें आ जाएंगी, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं अगर तू मुझे इसका कंटेंट ला के दे, प्रूफ्स ला के दे कि हाँ भाई इसमें ये चीज गलत होती है। दीपक भाई मैंने कहा ठीक है, और मैं इसको पढ़ने के लिए निकल पड़ा उसके अगेंस्ट जाने के लिए। वो आपने कहावत सुनी है ना कि भगवान कहते हैं तेरा परम भक्त कौन? वो जो रोज पूजा करता है, जो रोज पत्थर मारने आता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो जब मैं उसके अंदर घुसा और मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि अरे यार एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है, उनकी ब्लंडर है। मेरी बुध की महादशा शुरू हो रही थी। बुध मतलब एक ऐसे प्लैनेट है जब पहले 6 महीने आपको कोई मंगल कार्य करना ही नहीं है, वो किस रुख जाएंगे पता ही नहीं है। और करते करते रिसर्च करते आज मैं आपके सामने आ गया। मुझे पता लगा ये सब्जेक्ट में खराबी नहीं है, आपकी रिसर्च कितनी है। यूं कहने को तो आप बोलते हो 25 साल के, एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये चीज बताई नहीं। दीपक भाई 90% एस्ट्रोलॉजर्स लिखते हैं हम वी आर 25 years experienced, we are 35 years experienced, होंगे एक्सपीरियंस, लेकिन व्हाट इज योर रिसर्च? ओके, आपकी रिसर्च कितनी है? आपकी एक क्रिकेटर अच्छा कौन बनता है? वो जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है फील्ड पे, वो नहीं जिसका बाप तेंदुलकर होता है। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर आपको ये देखना है कि व्हाट इज योर ओन रिसर्च। और मेरी दीपक भाई 10 से 11 लाख मिनट की सिर्फ एक रिसर्च है। मेरे पास कम से कम 2 रजिस्टर 700 से 800 कुंडलियों पे मैंने रिसर्च किया कि भाई एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गई एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। तो
सीखते रहो, इट्स समुंदर। ये तो समुंदर है, सही बात है। करोगे, और जैसे आपने बताया, आपने इसकी काफी सारी वैरायटीज हैं, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजीज है और ये भृगु नाड़ी जी, तो ये मेरी फेवरेट है। भृगुनंदी नाड़ी? हाँ, भृगुनंदी नाड़ी। तो ये तो समुंदर है सर, इसमें कितना ही घुस जाओ। केपी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न चाहिए, किसी के पास समय नहीं है, उससे भी पता लग जाता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि आपके पास कोई कुंडली आई और आप कुंडली देख के पता लगा सकते हो कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक है। बहुत इजीली दीपक भाई। सबसे पहले टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, आपको सबसे पहले अपने चित्त को शांत करना है, अपने आप को शांत करना है। जब तक आप उसे नहीं करते हो, यू कांट एंटर इनटू दिस फील्ड। मटेरियलिज्म में आपका माइंड इतनी जगह में डाइवर्टेड रहता है, इतना भटक रहा है, तो आप क्या ही किसी का देखोगे, खुद ही परेशान चल रहे हो। तो कुंडली देख के बहुत ही इजीली, खोलने से पहले ही डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है कि इसके ऊपर किसी टाइप की ऊपरी हवा, भूत प्रेत या ऐसा कुछ है, या हेलुसिनेशन है, ये भी पता लग जाता है। अच्छा, उसको लग रहा हो कि मेरे पर प्रेत बाधा है, कुछ है, तो हम उसका ये भ्रम दूर कर सकते हैं कि नहीं है, तू बिल्कुल नॉर्मल है। डेफिनेटली यस दीपक भाई। 80% केसेस में ये हेलुसिनेशन भी होता है। मैंने जैसे आपको एक सिमेट्री की बात बताई जो मेरे साथ घटना हुई। अब एक बंदा अगर यही सोचता रहेगा सारा समय, तो उसके सबकॉन्शियस में वही आ गया। अब जब वो जा रहा है तो वो इससे मिस्टेकन भी हो सकता है, ये भी पता लग जाता है बहुत ही इजीली। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। आप इंसान के ऑरा से, फोटो देख के भी उसको बता सकते हो कि इसके ऊपर जो है वो ऐसी कोई एक्टिविटी रूल कर रही है। आप मेरे को देख के बताओ, आपको लगता है मेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया होगा कभी? दीपक भाई, आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक डेफिनेटली किसी ने कोशिश की थी अपने एंड पे करवाने की। ब्लैक मैजिक कह लो या यूं कह लो कि अपने आप को ज्यादा हाई रखने की और आपको थोड़ा सा नीचे गिराने की। बट आपके ऑरा के अंदर ना इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप क्या करते हो रेगुलर में प्रैक्टिस। आपके ऑरा में उतना शील्ड है कि वो आपको एक लेवल के बाद हार्म नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा करेगा, बीच में आप भी एक समय होता होगा कि यार थोड़ा सा यार कैसे होगा, कैसे बात बनेगी, लेकिन इट इज जस्ट अ फ्लैश ओवर नाइट। रात सोए, सुबह उठे, चल यार मैं लग गया संघर्ष में, ये ऊर्जा है आपके अंदर। तो आपको उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट कि हम कहां जा रहे हैं और क्या हो रहा है। कुछ सर ब्लैक मैजिक केस बताइए आपके पास जो हाईलाइटेड हो, आपके दिमाग में छाप छोड़ रखी हो एक, कि ऐसा कोई केस आया बड़ा मेरे पास। इंटरेस्टिंग सा केस है, अभी रिसेंटली का है, आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पास ना एक क्लाइंट आए, यूएस की थी वो, और उन्होंने मुझे बोला कि अभय जी, जैसे ही मेरे को अपनी, जैसे हमने उनकी कुंडली खोली, जैसे हमने बोला बातें बातें कर रहे थे नॉर्मल में, सो उन्होंने बताया अपने साथ का इंसिडेंस एक। उनके 3 बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा बच्चा लगभग 15 से 16 साल का है, और बोले कि यार हम ना बहुत हैप्पीली मैरिड है, मी एंड माई हस्बैंड, सॉरी हैप्पीली मैरिड थे, मी एंड माई हस्बैंड। ओके। और वो बोले जी कि मेरे हस्बैंड इतने स्किलफुल हैं। और जब मैंने उनका फेस देखा, मैंने बोला सबसे पहले ना मैं फोटोज मंगवाता हूँ, तो जब मैंने उनका फेस देखा, मैंने बोला यार इस आदमी में तो बहुत कैलिबर है, तो जंगल में भी रोटी कमा के अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देगा। एंड शी अग्रीड। उन्होंने बोला बिल्कुल, हमने बहुत राइज किया यहाँ आके, बहुत इतना राइज किया कि वी हैव रीच्ड टू अ पोजीशन कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक कंपनी के अंदर बहुत ऊपर पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, और द लेडी वाज आल्सो वर्किंग। दोनों जन काम कर रहे थे, अपना घर था यूएस में, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बोले सडनली क्या हुआ, 3-4 दिन से देखा कि मेरे हस्बैंड का ना मूड बहुत अच्छा नहीं है मेरी तरफ, रूखे रूखे मेरे से बात कर रहे हैं। समझ नहीं पाई। 2-4-5 दिन और निकले, उनको कोरेदा तो कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। बोले ऐसा लगा कि हम ना शायद रोबोटिक जिंदगी में आ गए, आपस में कोई बात ही नहीं हो रही है। जनरल चीजें यहाँ में कितनी जनरल लग रही है। उसी में दीपक भाई उन्होंने एक दिन आके, उनके हस्बैंड इवनिंग में आके बोलते हैं मुझे तेरे से तलाक चाहिए, तू ये कलेश का कारण। तो कहती मैं तो समझ ही नहीं पाई ये क्या बोल दिया उन्होंने मुझे, तू ये कलेश का कारण, मुझे तेरे से तलाक चाहिए, ये बात कहां से आई। भाई एक अच्छा खासा जीवन जीता हुआ, केयरिंग हस्बैंड, जो बच्चे, हर चीज सब कुछ बहुत अच्छे से चला रहा है, अचानक से ऐसी बात क्यों बोल रहा है। बोली पहले तो मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने उनको सिर्फ एक ही लाइन में एक बात बोली, मर जाऊंगी तो मैं तलाक नहीं दूंगी। कहते क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जानती थी कि ये ऐसा है ही नहीं, और उनका रिलेशन बेसिकली बिफोर मैरिज भी था। तो बोले मैं बहुत अच्छे से इनको जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर उनके दिमाग में आया कि मुझे कुछ खोजबीन करनी चाहिए कि ये हुआ क्या मेरे हस्बैंड को। अच्छा। तो वो निकल पड़ी स्पाई बनने पे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता लगा कि उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, Okay. जो कि अभी पीछे कुछ महीनों से शुरू हुआ है विद द एम्प्लॉय। वो सीनियर थे अपनी ही जूनियर के साथ। ओके। तो जैसे एक स्वाभाविक लड़की सोचेगी, उनको लगा कि शायद मैं गृहस्थी में या उम्र का एक वो फर्क पड़ गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरा हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्रों में फंस गया। बात सिर्फ यहां तक नहीं थी दीपक भाई, उनको लगा कि ये लॉजिकल हुआ, और उन्होंने फिर भी यही बात बोली कि ठीक है मुझे पता है तुम क्या गुलछड़े उड़ा रहे हो, जो मर्जी कर लो, तलाक तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी, ओके। रहूंगी तो मैं ही तुम्हारी, तुमने जिसके पास जाना है जो करना है कर लो। दीपक भाई फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय बाद ना जो लेडी थी जो मेरे पास आई, उनकी हेल्थ इफेक्टेड होनी शुरू हो गई। यहां तक तो इट वाज मेयर लॉजिक, और ये बहुत आम वाक्य है, यहां तक उन्हें कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। और उनकी ना हेल्थ इंपैक्ट होना शुरू हो गया, उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया, और वेट भी ऐसा अटपटा सा। हाँ। उनके हाथ इतने वीक हो गए जैसे कि उनकी पकड़ जो है ना वो किसी चीज को पकड़ ना पाए। ओके। और एक बड़ी रेयर डिजीज होती है जिसमें हाथ थोड़े छोटे हो जाते हैं आपके, श्रिंक हो जाते हैं, बहुत रेयर डिजीज है ये। उनको उसकी बिगिनिंग हो गई। अच्छा। जब तक वो इसका क्योर कराती, डॉक्टर्स पे जाती, उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल गया डिसेबल्ड का। सोचो डिजीज कहां तक पहुंच गई। काम तो उनको छोड़ना ही पड़ा क्योंकि अब वो प्रोफेशनली एक्टिव नहीं हो पा रही थी, काम ही नहीं कर पा रही थी। अब उन्हें यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट कर दी है, अभी भी कर रही है, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है। इस समय पे वो मुझे मिली जब उनके साथ ये सब घटनाएं हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रही है, हो क्या गया, बहुत जगहों में गई। जब इस समय मिली, उनकी पूरी केस स्टडी हुई, उनकी सारी चीजें देखी,
दीपक भाई उनके हस्बैंड की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो दोबारा से अब अपने वाइफ ओरिएंटेड ही हैं और अपनी फैमिली की तरफ बहुत ध्यान रख रहे हैं। अच्छा। पकड़ में क्या केस आया, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे वो लेडी बहुत ज्यादा थी इनटू ऑल दिस, जिसको हम बोलते हैं जी ब्लैक मैजिक या यूजिंग ऑफ द तंत्र इन द नेगेटिव सेंस। खुद से नहीं करती थी, किसी से करवाती थी। उन्हें क्या खिलाती पिलाती थी कि उनके दिमाग को ऐसा बंद कर दिया कि वो ही अपनी वाइफ के कपड़े ले जाके उसको देते थे, उसके अंडरगारमेंट्स दे देते थे, वो ही दे देते थे खुद ही। तभी तो उनके ऊपर इतना भयंकर अटैक आया। और इसका तथ्य क्या निकला, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मर जाऊंगी लेकिन तेरे को तलाक नहीं दूंगी। तो उन्होंने उनके ऊपर ऐसा इंपैक्ट करना था कि वो आउट ही हो जाए जीवन से। मारने गिरिया जिसको कह सकते हैं। दीपक भाई मैं हमेशा कहता हूं कि उतनी लेट भी नहीं आना चाहिए कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाए। अब चल रहा है उनका कार्य, परमात्मा करेगा कि वो जल्दी ठीक हो इस चीज से भी। बट ये देखो कितना भयंकर अपने ऊपर वो इंपैक्ट ले लिया। और इसका अगर आप दिखाओगे तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिलेगी। ये 7 महीने का फेज आया कि उनके जीवन में जो इतना परिवर्तन डाल गया, आज वो दोबारा से वैसे ही हो गए हैं जैसे वो पहले थे, अगेन सब कुछ। और रियलाइज कर रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ हो गया, रियलाइज भी कर रहे हैं, बट वी आर हेल्पलेस इन दैट। अब तो हम सिर्फ उस चीज को काट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस क्या है अपना, कुछ बता सकते हो आप काट करने का, या फिर दीपक भाई सीक्रेट्स है? नहीं, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूं। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि वो एक कहावत सुनी, मेरे गुरु ने मुझे बोले थे, वो उतने सिद्ध थे कि वो डेड मैन के ऊपर भी हाथ रखेंगे ना तो बता देंगे इसकी जीवनी कैसी निकली होगी। ये सिद्धि थी उनके पास। तो उन्होंने मुझे कुछ अपने शब्द में बताया जिसको मैं अपने वर्ड्स में आपके आगे रखता हूं। जो रखते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, जो रखते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, यकीन से सीनों में रखते हैं धर्म, जो मकसूदे आला समझे मुझे वही भक्त है सबसे प्यारा मुझे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करो पूरी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से मेरी तरफ सरेंडर कर दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कहां से कहां तक लेके जाता हूं। जितने भी मैंने बहुत देखा है पिछले 2 साल में दीपक भाई, जितने तांत्रिक बढ़े हैं ना, शायद इतने कभी बढ़े ही नहीं। ये जब से पॉडकास्टिंग और यूट्यूब का कल्चर आया है, तंत्र तो समझ लो हर घर में आना शुरू हो गया। कई लोग इसके लिए हमें ब्लेम करते हैं, वैसे हर बंदा सिद्धि कर रहा है। नहीं, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तंत्र का मीनिंग पता है, जो तंत्र आर्य वो बोलते हैं शिव तंत्र है, शक्ति तंत्र है। आप कभी उनको काउंटर क्वेश्चन कीजिए कि हम शिवलिंग को अभिषेक क्यों करते हैं, 70% तो आपको उसी का आंसर नहीं दे पाएंगे उसमें से। हम अभिषेक क्यों करते हैं शिवलिंग का, बताइए। उसके बाद जो तंत्र है जो उस शक्ति को अचीव कर लेता है तांत्रिक वाली, वो उस शक्ति के ऊपर कभी भी उसका प्रचलन करने इजीली ऐसे कैमरा के आगे नहीं आएगा। और मैं नहीं कह रहा कि उनके पास कोई शक्तियां या उन्होंने कोई चीजें अटेन नहीं की होंगी, लेकिन आपको पता है ना हमारे महादेव बहुत भोले हैं, हमारे शिव शंकर बहुत भोले हैं। और इतिहास गवाह है कि जितने भी असुर राक्षस, इन्होंने जितनी भी पावर्स या एनर्जीज गेन की हैं, बाद में अंत शक्ति और विष्णु जी ने ही उनका किया है। तो ऐसे ही अगर आप तंत्र को भी माने तो इसके अंदर एक आप पॉजिटिव और एक सात्विक अप्रोच लीजिए। इसके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो अधूरा ज्ञान रखते हैं। आप पूछ रहे थे कि हम शिवलिंग का अभिषेक क्यों करते हैं। ये बड़ी पुरानी कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो उसके अंदर ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले विष निकला। तो हमारे भोले बाबा ने बोला कि इसको मैं ग्रहण करता हूं। तो जब वो ग्रहण कर रहे थे तो माता पार्वती ने उनके कंठ में रोक दिया, जिस वजह से उनका कंठ नीला हुआ। उस समय के बाद उनका तापमान, वो विष इतना गर्म और इतना पॉइजनस था कि उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। उनका पसीना और तापमान इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया कि इस समय में असुर और देव वो भूल गए जो वो जिस मंथन के लिए आए थे, और वो भगवान भोले शंकर के ऊपर जो विपत्ति आई थी उसको शांत करने के लिए लगे। उस समय में सुझाव मिलने पे उन्होंने अभिषेक किया परमात्मा का, जिससे कि दूध जल, जिससे कि तापमान को ठंडा रखा जाए। और इस प्रथा को आगे बढ़ाया श्री गणेश भगवान ने। जब भगवान शिव की युद्ध हो रहा था, शायद जलंधर के साथ था या तारकासुर, मैं भूल गया, दोनों में से किसी के साथ युद्ध हो रहा था, तो उसमें भगवान थक गए। दोबारा से उनका तापमान बढ़ा क्योंकि उनका टेम्परेचर थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है, तो उनका तापमान बढ़ा और वो थकावट सी महसूस करने लगे। उसी समय भगवान श्री गणेश ने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना शुरू किया और परमात्मा दोबारा से अपनी एनर्जी को वापसी पाए। उनका तापमान ठंडा हुआ और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। तो जब हम शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं ना, तो हम परमात्मा को, आप आज किसी के घर जा रहे हैं तो आप उसके साथ लड़ाई करके उससे कुछ मांगेंगे, या वो उसका तापमान बढ़ाओ तो आप कहेंगे भाई तू छोड़ मुझे तो ये दे, तो आप उसको पहले प्लीज करेंगे। सही बात, प्लीज करेंगे। तो दिस इज अ वे कि जिससे आप पहले परमात्मा को शांत करते हैं, उनकी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, उन्हें ठंडा करते हैं, और फिर आप अपनी बात रखते हैं। और भी इसके अंदर बहुत डेप्थ है, बट तंत्र के साइड इफेक्ट्स बहुत सिवियर हैं दीपक भाई, क्योंकि बहुत अधूरा ज्ञान मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से हमने तंत्र है क्या, आप तो इतने पॉडकास्ट करते हो, तंत्र है क्या, किसी ने आपको आज तक एक्सप्लेन किया ऑन या ऑफ द कैमरा? दीपक भाई तंत्र इज ए टेक्निक। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने उसको ओवरकम कर लिया। जैसे आज आप यहां से बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में मोबाइल फोन से बात कर लेते हो, ये क्या है? टेक्नोलॉजी। तो इसलिए तंत्र जो है वो कम होता गया। तंत्र क्या था? तंत्र बॉस कि हम अपनी ऊर्जाओं को, जिसको हम पहले में टेलीपैथी बोलते थे, उस लेवल तक अपने सबकॉन्शियस को अटेन कर लेते हैं। तंत्र मींस प्लीजिंग द डीटी थ्रू द मंत्रास एंड यूजिंग द एनर्जी ऑफ द तन। बिल्कुल सही बात। उसको इकट्ठा कर लेना, अपनी ऊर्जा को। सही अच्छा तांत्रिक यहां बैठे बैठे आपके सामने लगे इस बोर्ड को गिरा सकता है नीचे। अब वही
जो मैं देख रहा हूं, तांत्रिक मार्केट में आ रहे हैं और अपने आप को एडवर्टीज कर रहे हैं। तो अगर आप ही को एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ रही है तो तंत्र कहां गया आपके पास? आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाओ और लोगों को अपने पास खींच के लाओ। प्रॉब्लम इज कि अधूरे ज्ञान के अंदर ही आ गए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अंत कौन करता है किसी भी बुराई का? परमात्मा का सुदर्शन। तो जो आपने बोला ना टेक्निक किया, वो मेरे गोविंद की एनर्जीज है, वो मेरे गोविंद की साधना है। अगर आप कहते हो कि वो तंत्र है तो मेरे परमात्मा का है। उसके थ्रू ऐसी कोई विधि नहीं जिसका अंत ना किया जाए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक और किस्सा सुनाता हूं। हाँ जी, मैं यही पूछने वाला था आपसे। आपने बोला कि जी तंत्र, और मैंने कहीं 2-3 जगह सुना कि क्या ये तंत्र रिवर्ट मारता है। तो लोगों ने बताया कि अगर आप तंत्र को, अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लो तो आप किसी की तरफ भी कुछ भी कर लो, कोई मर्जी आप नेगेटिव क्रिया वशीकरण कर लो, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। दीपक भाई, एक केस आया, जैसे हम इस ग्रुप में रहते हैं तो कहीं फ्रेंड सर्कल भी होता है ना आपका सेम प्रोफेशन का। एक केस आया, उसमें उन्होंने बताया जी कि बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदा था, एक आप ही के साइड का था, हरियाणा साइड से बिलोंग करते थे। बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली, फाइनेंशियली बहुत अच्छी। उनके ऊपर ना किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई जमीन जायदाद का लेके, है ना, ये तो आम बात है, ये तो चलता रहता है। तो ये उनका चल रहा था। तो वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ अनहोनी हो गई, तो उनके ऊपर एक केस हो गया। उस केस को दबाने के लिए उन्होंने विक्टिम की फैमिली को साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, जैसे कि पावर, पैसा, धमकियां सब कर दी। वो लोग टस से मस नहीं हो रहे थे, वो लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। तो दीपक भाई, इन्होंने अपनी छवि को भी मेंटेन करके चला था। इन्होंने एक रियल और बड़े सीक्रेट तांत्रिक की मदद ली। अच्छा। बहुत रेयर, वो आपको ऐसे इजीली नजर नहीं आएंगे। बहुत रेयर और बड़े सीक्रेट तांत्रिक की मदद ली, और विद इन 21 डेज इनको रिजल्ट भी मिला। विक्टिम की पार्टी ने खुद ही केस विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये तो कितनी अच्छी प्रथा नजर आ रही है। दीपक भाई, जिसके लिए भी उन्होंने जमीन ली, या जिसके लिए भी उन्होंने जो भी कुछ हड़पा वड़पा या जो भी लड़ाई करी, वो किसके लिए ली? आगे अपने बच्चों के लिए। तंत्र का साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है कि आप पे ही आएगा, वो आपके सह परिवार किसी भी आ सकता है। दीपक भाई, 7 दिन भी वो इस चीज को एंजॉय नहीं कर पाए, 7 दिन भी नहीं। उनके इकलौते बेटे का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अब यहां पर एक बात आती है कि जी एक्सीडेंट हो जाए तो एक ही चीज आप बोल सकते हो कि यहां तो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, और इतना भयंकर हो तो फिर शरीर रहना नहीं चाहिए। दीपक भाई, आज इस बात को पता नहीं कितना समय हो गया, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से भी ऊपर हो गया। वो लड़का यहां से खाता है, पाइप लगी हुई है, पाइप लगी हुई है। गाड़ी पूरी खत्म थी, ये बार हाईवे वाले रोड पे इतनी हड्डी और इतनी वो चीज टूटी जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अब मजे की बात सुनना, एक्सीडेंट होना एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस रोड पे जहां उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी, कंप्लीट फैमिली गाड़ी के अंदर थी। लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था, साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था। जो सरिये का ट्रक घुसा, तो सरिया तो कॉमन होगा, ड्राइवर के भी जाना चाहिए, उसके भी बच गया। इंटायर फैमिली को छोटी मोटी जो भी चोटें फर्स्ट एड आई, उस लड़के के साथ देखो क्या हो गया। यह तंत्र का ही साइड इफेक्ट है। एंजॉय करोगे आप अपना वो धन जो आपने लिया, जो आपने जिस चीज को दबाया, वश में किया, वो हो सकता है आपके साथ आपने उनको जिस तरीके से दबाया और जो भी कुछ करवाया, तो तंत्र के बहुत भयानक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्रीड। ग्रीड तो इसका कभी मकसद था ही नहीं। और जब जिसने ग्रीड की है, राजा बलि से लेके आप कहीं पर भी देख लो तो आपके सामने सब कुछ है। तो एंड में बलि ने क्या किया? अपना ही बलिदान दे दिया। यही तो किया, मोक्ष ही सत्य है। बलि के कॉन्सेप्ट पे आपका क्या कहना है? बलि विधान सही है गलत है? दीपक भाई देखो, ये ना बहुत डिबेटेबल है। ये 12 पॉडकास्ट में पूछ चुका हूं मैं, ये बहुत डिबेटेबल है, 12 आंसर मिले हैं मुझे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे, आप जानते हो ना कि तंत्र के अंदर एक समुदाय है, नाथ समुदाय है ना, नाथ, वो बड़े अघोरी, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नाथ संप्रदाय। तो उनके जो गुरु हैं वो है दत्तात्रेय भगवान, जो त्रिदेव का मिश्रण है, जिनको कहते हैं कि जी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, उनके मिश्रण है। तो साहब ऐसा है कि ही वॉज द फर्स्ट टू टीच तंत्र, ही वॉज द फर्स्ट टू टीच तंत्र। लेकिन ये बलि का कंसेप्ट कब प्रचलन में ज्यादा आया, कब ये ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ? ये ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ, चल तो ये सदियों से रहा है, लेकिन ज्यादा ओवर इसका रिजल्ट मिल रहा नहीं मिल रहा है, इस पे लोगों ने नहीं देखा, बट देना है कालिदास के बाद से। कालिदास की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी जीवन जो है ना, वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन में था। मैं शॉर्ट में बताता हूं, सब तो जानते हैं कि कालिदास क्या थे, जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे थे। तो जब कालिदास अपने आप को अवेकन करने गए या ज्ञान लेने गए, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी, लेकिन फिर भी उनको वो ज्ञान नहीं मिला जिस टाइप का वो चाहते थे। वो माँ काली के शुरू से बड़े अच्छे भक्त रहे, तभी उनका नाम कालिदास था, क्योंकि उसी मंदिर के वो पास रहते भी थे। तो उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से कुछ गिरे थे या कुछ दरवाजा खोल रहे थे, कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट कि उनकी जीभ कट के गिर गई, नीचे गिरे तो उनकी जीभ में कट लगा और उन्हें माँ काली के स्वयं दर्शन हुए। दैट वाज द पॉइंट जब उनकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया, और उसके बाद ही बिकेम द फेमस पोएट एंड द फेमस राइटर ऑफ ऑल टाइम्स। अब ये बात वहां कैसे फैली कि उन्होंने कुछ बलिदान दिया, बलि दी, और इससे उनके अंदर एक माँ काली ने उनके ऊपर एक प्रकोप किया। मुझे पता कि बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, मैं तो मान रहा हूं कि ये डिबेटेबल टॉपिक है और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता हूं। बट उसके बाद ये प्रथा बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो गई, बलि प्रथा बहुत स्पीड से। सही है कि गलत दीपक भाई, ये तो करने वाला जाने, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है। लेकिन मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, असुर शक्ति से हमेशा जीत देव शक्ति की ही होती है। तो हमेशा देव प्रथा में जाइए, उसी के अंदर हमारी एक, जैसे कहते हैं, एक मोक्ष प्रदान होता है। तो मेरा कहना यही है।
आप जो बता रहे हो दत्तात्रेय भगवान, इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। दीपक भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते, हम नहीं मानते हैं ये भूत होते क्या है। हम ये आज की साइंस की दुनिया में है। आओ आप लोगों को भूतों का मेला दिखाता हूं। दत्तात्रेय भगवान का दत्तात्रेय टेम्पल है कर्नाटका के अंदर। अच्छा। जिसको भी ये लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते, जरूर वहां जाएं, विजिट करें, एक आध हफ्ता रहें। थर्सडे के दिन ज्यादा क्रियाएं होती है, तो आप जरूर रहें। दीपक भाई, दत्तात्रेय भगवान के टेम्पल में जब आप जाते हैं तो वहां पर क्या घटनाएं होती हैं। आपके साथ जो भीड़ में लोग जा रहे हैं, आपके साथ आम लोग चल रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, और आप ही में से एक लग रहे हैं, एक आम लोग हैं। हाँ जी। और सडनली आप देखते हो एक समय आता है, मध्याह्न आरती होती है उनकी, विच इज रिलेटेड टू दी सर्टन मूवमेंट ऑफ द सन। एक सूर्य की डिग्री जब चोटी को पार करती है मंदिर के, तो उस समय में लगभग 11:30 पौने 12 बजे वो मध्याह्न आरती करते हैं शुरू। और जैसे ही मध्याह्न आरती अपनी पीक पे पहुंचती है, जो लोग आपके साथ नॉर्मल चल रहे थे, जो लोग आप ही के बीच में से थे, आपको बड़े पक्के दिल का होना पड़ेगा, वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर रहे हैं, पैरानॉर्मल ऐसे ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं। आप क्या बोलोगे दीपक भाई, एक 55 या 56 साल की लेडी हैविंग अ गुड वेट, और वो सडनली एक पोल को क्लाइम कर रही है। क्या बोल, आप कभी मानो, आपकी आंखें नहीं मानेंगी। और जो लोग वहां पर लैंग्वेजेस यूज करते हैं, शायद वो उन्होंने खुद ने भी कभी ना सुनी हो। एंड बिलीव मी, ऐसी भी मान्यता है कि वो भगवान को भी, दत्तादेव को भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, बुला भला बोलते हैं, क्योंकि वहां अब उनको पता कि वो वहां से निकलने वाले। लेकिन खैर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसी ऐसी चीजें आपके आसपास होंगी कि आपको लगेगा कि भूत, और ये एक बंदा नहीं कर रहा है, भरमार इकट्ठी होगी आपके आसपास। वही लोग जो कुछ देर पहले आपके साथ बिल्कुल ठीक थे, आपको ये भी नहीं पता मेरे साथ वाला तो नहीं शुरू हो जाएगा। अच्छा। और दीपक भाई, ऐसे आपके पास जवाब नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 56 57 ही रही होगी, गुड वेट आपके सामने ऐसे चढ़ रही है, जो फिटनेस होने के बाद, जिम करने के बाद आप नहीं चढ़ सकते। पोल को क्लाइम कर रही है प्रॉपर। क्लाइंब। कमाल हो गया। और दीपक भाई, ऐसी भी मान्यता है कि जो वो टेम्पल है, दत्तात्रेय टेम्पल, उसके अंदर जब आप थोड़ा सा आगे जाते हो, वहां चरण पदुकाएं रखी हुई हैं। हाँ। वहां पर अपने डिवोटीज के साथ आज भी दत्तादेव, दत्ता भगवान, उनके साथ कन्वर्सेशंस होती हैं, वार्तालाप होता है। ओके। और ये इतना ही सत्य है, अगर आप इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहें तो सिखिज्म में गुरु गोविंद सिंह ने इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, रुद्र अवतार। ओके। उस पे भी, वहां पर भी आपको इनका वर्णन मिलता है। ये माना जाता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज का आपको जो समाप्ति अब आपको यहीं से मिल जाती है। तो ये दत्तात्रेय और जो भूत लोग नहीं मानते, नया कॉन्सेप्ट था और मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना सर, ये तो बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं दीपक भाई, जो भी लोगों को लगता है ये होता नहीं होता, अपने घरों से निकलो और एक बार विजिट करके आओ। मैं तो जरूर कमेंट सेशन में आपको पक्का जाने वाला बताएं हूं कि भाई उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। लेकिन रुकना एक हफ्ता जरूर है, क्योंकि थर्सडे के दिन वहां पर ये चीज ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और अमावस्या के दिन तो मेरे ख्याल से वहां को जाता भी नहीं है शायद। तो वहां पर कुछ प्रथाएं हैं, और आप, मैं तो कह रहा हूं जरूर जाओ, और आपको बड़ा ऐसी ऐसी चीज, और बस ऑब्जर्व करना, जो आपके आसपास लोग चल रहे हैं पहले उनको ऑब्जर्व करना, और आरती के पीक के समय पे देखना क्या होता है। ऐसा हो नहीं सकता सर कि हमारे पास कोई एस्ट्रोलॉजर आए और हम उनसे रेमेडीज ना लें। जी। तो रेमेडीज आपके पास, मैं बता देता हूं पहले ही, कैश फ्लो के ऊपर रेमेडीज, कुछ ऐसे रेमेडीज दीजिए। ब्लैक मैजिक से थोड़ा बहुत घरेलू उपाय, ताकि ब्लैक मैजिक से बचा जा सके, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सके। हाँ, प्रोटेक्टेड रख सके। सो दीपक भाई, सबसे पहले कई चीजें के इलाज तो हम घर बैठे फर्स्ट एड में यूं से कर सकते हैं, और कई चीजें ऐसी हैं और कई शक्तियां ऐसी हैं जो मैं आपके साथ कभी फ्यूचर में डिस्कस करूंगा। जो मंदिर परिसर और जो भी ऐसी जगहें होती हैं, उनके बाहर शरीर को छोड़ देती हैं, अंदर जाता है इंसान, बिल्कुल बढ़िया से रहता है, जितने दिन वहां रहता है अच्छे दर्शन करता है, और जैसी बाहर आता है फिर उसके अंदर वो आ जाती है। इसकी भी बात करेंगे। और ये भी बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो आपने जैसा बोला कि जी रेमेडियल प्रोस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका ब्लॉक्ड मनी, किसी ने पैसा फंसा लिया है, दबा लिया है, और आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपल सा एक उपाय करना है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करें, और मैनिफेस्ट करें कि जिस भी इंसान ने आपके पैसे दबाए हैं या खा गया है, उसको आप नहीं, मां दुर्गा उसको आपकी तरफ झुकाने के लिए मजबूर कर रही हैं। आपके पैसे बहुत जल्द आपके पास वो खुद आके वापस देके जाएगा। लोन से ग्रसित लोग जो है दीपक भाई, जिनके ऊपर भी लोन या कोई मनी अपॉर्चुनिटी नहीं खुल रही है, तो उनको सिर्फ 3 काम करने हैं। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव और धन धान्य देने वाले देव के आगे 3 समय, दिन के जो 3 समय होते हैं, वहां पर दिया जलाना है। ओके। कैसे जलाना है? सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी भी लेवल की कोई भी मनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, और आप पैसा कमाने की बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, मेहनती भी हैं, बट यू आर नॉट ओपनिंग विद एनी सोर्स, तो आप सुबह 8 बजे से पहले अपने इष्ट देव के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। आप शाम 5 बजे अपने कुल देवता के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। और जहां पर आपको धन धान्य खोलना है, वहां जो आपकी कुंडली में आपको पैसा देने आए, आपके धन के गुरु, आपके धन के देव, उनको आप संध्या यानी कि 7-8 बजे के बाद साउथ डायरेक्शन में उनका दीपक जरूर जलाएं। अगर आप ये 3 दीपक नित्य नियम 60 दिन भी जला लेंगे, मैं मान ही नहीं सकता कि आपके स्तोत्र ना खुले। ये चीजें होने लग जाएंगी लाइफ में।
बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि जी हमें अपने कुल देवता नहीं पता है। हाँ। तो कुल देवता जानने का बड़ा आसान तरीका होता है। अगर आपको कुल देवता नहीं पता है, कुल मतलब जो आपके कुल की रक्षा करते हैं, जो कुल से चलते आ रहे हैं, जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े, तो आपकी कुंडली में जो भी चौथा भाव होता है, फोर्थ हाउस, जो भी उसके अंदर ग्रह बैठा है या जो उसमें राशि बैठी है, जो उसके ऊपर ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल इफेक्ट डाल रहा है, उसी के जो डीटी है वो आपके कुल देवता है। ओके। और जो ग्रह आपको सबसे ज्यादा धन धान्य देने के लिए आता है, वो जो 11वां भाव है, जो 11th हाउस है, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। किसी भी टाइप की इच्छा रखो ना, वो जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल उसमें इफेक्ट डाल रहा है, उसकी डीटी आपके धन देने वाले ग्रह हैं। क्या बात है। और लास्ट में सर ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक दीपक भाई, ब्लैक मैजिक के ना अन्य तरीके और अन्य सोर्सेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो हमारे पितर कहां वास करते हैं? तो ये गया में मैंने सुना था। हमारे पितर वास करते हैं चंद्रमा पे। ओके। जितनी भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, या जितनी भी ये तंत्र विद्याएं ये चीज की जाती है, ये अमावस्या के दिन ही क्यों की जाती है? मून का बहुत क्लोज रिलेशन है। एक कुंडली में आपने मेरे से पूछा था कि कैसे एक जातक का पता लगता है, उसके शरीर को देख के उसका ग्रह भी आप झट से बता सकते हैं, उसका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। मैंने अभी तक ना आपकी कभी डेट ऑफ बर्थ पूछी है, ना मैंने आपकी कुंडली कभी देखी है। आपको मैं 100% लिख के दे रहा हूं, आपका मंगल बहुत प्रबल होने वाला है। आप देख लीजिएगा, किसी से भी अपनी कुंडली चेक करा लेना। हमारे शरीर में सारे ग्रह, आप सही कह रहे हो, हमारे शरीर में सारे ग्रह स्थित होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से शील्ड क्रिएट करनी है अपने पास, तो अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आप रोजाना एक मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, इसका जाप 108 बार रोज करेंगे ही करेंगे। और खासकर अमावस्या के दिन आप दूध का सेवन नहीं करेंगे और खीर प्रसाद बना के आप गरीबों में बांटेंगे। इससे चंद्रमा हमारा ठीक अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आप बहुत सारी नेगेटिविटीज को अपने से दूर रख सकते हैं। एक दीपक भाई, नजर दोष या बड़ी जल्दी हमसे लोग जेलस हो जाते हैं, कंपटीशन की फीलिंग रखते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप के कंपटीशन या जेलस फैक्टर या ईवल आई से बचना है, तो आप एक छोटी सी डब्बी में हल्दी अपने पूजा घर में रखें। रोज उसमें से 1/4 टीस्पून निकालें, उसमें 2 ड्रॉप्स लेमन के मिला के अपने दोनों कानों के पीछे, अपनी जीभा पे और अपनी नाभि पे लगा के ही घर से निकले। जीवन में कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बहुत ही मजा आया सर आपसे बात करके। और ये वाली जो नजर दोष था ना लास्ट में, ये मैं कई दिन से ढूंढ रहा था, क्योंकि ना कई चीजें होती है, जैसे मेरे को जो लगता था अब घर पे जो पहले चला करता था वो बाती वाला, वो नजर उतारने के लिए। हाँ, नजर ये उतारने। हमें अपने को प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके। जब आपने लेमन और हल्दी को मिक्सर में बनाते हो ना, ये आपके आगे एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर देती है कि जिससे कोई भी ईवल या छोटा मोटा कोई भी इंसान आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। ये उसके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। और एक नमक भी होता है, नमक की चुटकी से अपनी नजर वो उतारना, वो नजर उतारने का होता वो भी है। नजर अब आपने उतारने नमक का की बात बोली दीपक भाई, हाँ। जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कोई भी चीज चाहिए, कोई सोर्स नहीं खुल रहा है, और आप ये ढोंगी तांत्रिकों के पास जाना या आपको राइट बंदा नहीं पता, तो आप घर में एक सात्विक तरीके से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका आपको एक तरीका बताता हूं। बताइए सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ढोंगी हैं, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल हाँ नहीं जी, हाँ है। जी। मेरे खुद के गुरु बहुत सिद्ध थे, मैंने आपको बताया कि वो माथे पे हाथ रख के बता देते थे, मेरा ऐसा कहना नहीं है। मतलब तो अगर ट्रस्ट no- इश्यूज है तो ये Correct, घर में कर correct, सकते कि हैं। अगर आपको लगता है, और क्योंकि कोई नेगेटिव चीज आप करते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ज्यादा आते हैं। तो अगर आप जीवन का कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पेपर पे अपनी इच्छा को रखें, उसको अच्छे से लिखें, और आप एक ट्रांसपेरेंट जार के अंदर नमक वाला पानी डाल दें। अब उस पेपर को फोल्ड करके उसके अंदर रख दें ढक के, लगभग 48 मिनट के लिए, टिल द टाइम दैट पेपर डिसॉल्व्स इन द वाटर। ओके। फिर देखें आप कमाल, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो भी आपने की थी, वो आपको हकीकत होती नजर आ जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन।